लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आपको सीधे लिए चलेंगे कैबिनेट की प्रेस वार्ता के लिए। महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और सीसीए में 6 बड़े फैसले हैं। 6 फैसलों में 2 फैसले ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, हमारी फूड सेक्टर में आत्मनिर्भरता से संबंधित और हमारे अन्नदाताओं की ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने से संबंधित, और 4 ऐसे फैसले हैं जो रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और विशेषकर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को और मराठवाड़ा को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। साथियों, मैं सबसे पहले फैसले पे आता हूँ। आप सब जानते हैं कि एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइज़र के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज़ के लिए, वीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में माननीय श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एनसीडीसी जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए 0 है। नेट एनपीए 0 है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज के कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। 500 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की टोटल लैंडिंग हो पाएगी। फर्दर कैपिटल मोबिलाइज करेगा एनसीडीसी, और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। कई इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिशरीज़ का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। फिशरीज़ में जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं, वो बड़े ट्रॉलर्स अब तक बड़ी कंपनीज के पास ही हो पाते थे। यानी जो हमारे फिशरीज़ के जो उत्पादक किसान हैं, उनको बेनिफिट मिलने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से कोचिन शिपयार्ड में अपनी टेक्नोलॉजी से बड़े ट्रॉलर्स का निर्माण कार्य चालू हुआ, और उससे अब अपने किसानों को, अपने किसान भाइयों को उसका बेनिफिट डायरेक्टली मिल सके। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे कि एनसीडीसी के माध्यम से किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो इस सक्सेसफुल मॉडल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, उसको एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया और उसको और ज़्यादा वृहत बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय है। Decisions in the third term itself are more than worth 9 lakh crore rupees. फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरेडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नई खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया। और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। हम सब जानते हैं इरेडिएशन होने से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप आ गया, क्रॉप आने के बाद में स्टोरेज उसकी करनी है। स्टोरेज करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है वो है उसको इरेडिएट करके स्टोरेज करने का। उससे उसकी लाइफ बढ़ती है और उसके अंदर कंटामिनेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से फूड के स्टोरेज का मेथड है वो इरेडिएशन से होता है। दूसरा, फूड टेस्टिंग लैब होने से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और SC और ST के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। आपके सामने ये डेटा है। फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, $5 बिलियन से $11 बिलियन हुआ। एग्री एक्सपोर्ट्स में फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है 14% से 24%। फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स 25 लाख से 64 लाख बढ़े। 24 मेगा फूड पार्क्स बने, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, जिससे कैपेसिटी 138 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम बढ़ी। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल, 40 साल देखोगे, उससे ज़्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ है। 289 कोल्ड चेन और वैल्यू एडेड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। 305 फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। ऑपरेशन ग्रीन्स चालू हुआ, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। R&D के 225 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और 20 पैटेंट्स का कॉमर्शियलाइजेशन, 20 पैटेंट्स आए और 52 न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये सारा इन 10 वर्षों में हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के किसानों के लिए एक इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और मिडिल क्लासेस के लिए कॉस्ट रिडक्शन का, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लाने का एक बड़ा सोर्स है। मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूँ। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।
दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियाँ इस सेक्शन से जाती हैं। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियाँ आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियाँ जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, थर्ड लाइन का काम चल रहा है और अभी ये फोर्थ लाइन आज सैंक्शन हुई है। फोर्थ लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन, इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं। इतने से सेक्शन में 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं, 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स हैं। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल में प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है। इसके बाद में अलुआबारी से न्यू जलपाईगुड़ी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया है। अलुआबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में अभी ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनाया जाएगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी डबल हो। ऑलरेडी उसके नीचे के हिस्से में अलुआबारी से नीचे डाउन टू कटिहार ये डबल लाइन का काम ऑलरेडी मतलब थर्ड एंड फोर्थ लाइन का काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, इस डबल लाइन के साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ लाइन। तो ये होने से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ी चला सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आराम होगा, सामान वहाँ पे ले जाना आसान होगा और वहाँ से वहाँ के प्रोडक्ट्स को बाकी सब जगह, बाकी सब स्टेट्स में पहुँचाना भी आसान होगा। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी पानी वाला एरिया रहता है, लो लाइंग एरिया भी रहता है उस एरिया में। 99 ब्रिजेस हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं और 8 अंडरपासेस हैं और 21 मिलियन टन एडिशनल कार्गो जा पाएगा और 2 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 2 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। 114 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। ये थोड़ा बड़ा मैप दिखाया है जिसमें नीचे बारसोई कटिहार से लेके ऑल द वे अप टू न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और आगे न्यू अलीपुर। आप देख रहे हैं कि करीब करीब थ्रू आउट आसाम, नीचे यहाँ से कटिहार बिहार का हिस्सा, यहाँ से बिहार के बॉर्डर से लेके ऊपर इस स्ट्रैटेजिक एरिया से लेके सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे फिर न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, पूरे इसको 4 लाइन बनाया जाएगा।
जो श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और जितने इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन्स हैं उन सब का क्वाड्रुपलिंग का काम मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है। डिटेलिंग है ये। और इसके बाद में आता है मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छत्रपति संभाजी नगर के से लेके परभनी तक का 177 किलोमीटर्स की सिंगल लाइन है, उसकी डबलिंग का प्रपोजल आज अप्रूव हुआ है 2179 करोड़ रुपीस के लिए। और जो इस एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और खासकर मराठवाड़ा में जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है, कई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जालना जलगांव प्रोजेक्ट भी एक सैंक्शन किया था, वैसा ही ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जालना के ड्राई पोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कनेक्ट करता है। और भविष्य में जो NICDC बन रहा है संभाजी नगर इंडस्ट्रियल सिटी, इसका भी इसको सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इस तरह से है, ये सारा मराठवाड़ा एरिया आ जाता है इधर परभनी की तरफ से, फिर जालने की तरफ, जालने से ऊपर सिंगल लाइन ये डबल हो जाएगी। और ऑलरेडी ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, मनमाड से लेके जालना छत्रपति संभाजी नगर तक ऑलरेडी डबलिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से पूरा एक डबल कॉरिडोर हो जाएगा। तो उस डबल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा गाड़ियाँ चला सकेंगे, पैसेंजर्स, कार्गो, सब के लिए बेनिफिट होगा। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, 28 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें भी, 28 मेजर ब्रिजेस हैं, 161 माइनर ब्रिजेस हैं, करीब 14 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जाएगा और देश के लिए 1714 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बचेंगे। आप देख रहे हो 1 बाय 1 इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से बेटर क्वालिटी लोअर कॉस्ट होने से देश में एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और देश के नागरिकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रेलवे एनवायरमेंटली सबसे सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इस प्रोजेक्ट से अलोन 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा, 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का विषय भी आता है इसमें। आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा एक माध्यम है, क्योंकि डीजल के लिए हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 77 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। ये डिटेलिंग इसकी आप देखो, जलगांव, मनमाड और मुंबई, ये एक बड़ी कॉरिडोर इधर है। फिर जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी से छत्रपति संभाजी नगर से जालना, जालना से लेके परभनी, ये डबल लाइन बनने से इस पूरे मराठवाड़ा एरिया में बहुत बड़ा एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का माध्यम बनेगा। चौथा रेलवे का प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 6th डिसीजन है, वो है डोंगापोसी जरोली 3rd and 4th लाइन। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा स्टील का एरिया है, कंप्लीट स्टील कॉरिडोर है ये सारा का सारा। यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन, स्टील के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक मेजर फैक्टर है और जो देश का टारगेट है 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूँगा, भारत दुनिया में 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। भारत दुनिया में 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है और इस तरह के प्रोजेक्ट से और ज़्यादा उसमें तेजी आएगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है, डोंगापोसी से जरोली के बीच में ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको 3rd and 4th लाइन बनाया जाएगा जिससे करीब करीब 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो
कैरी कर सकेगी रेलवे। 3.85 करोड़ लीटर डीजल बचेगा। और अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 10 मेजर ब्रिजेज हैं इसमें, 196 माइनर ब्रिजेज हैं, 8 फ्लाईओवर्स हैं, 4 अंडरपासेस हैं, 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर्स हैं, रेल फ्लाईओवर कहना चाहिए। 170 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। 11 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर है। और देश के लिए 6038 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी इससे। 6038 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। ये ओवरऑल कंप्लीट, ये वाला ऊपर जो देखते हो आप टाटा नगर दिख रहे हैं, जमशेदपुर है वो, और नीचे कलिंगा नगर है। और ये सारा का सारा एरिया स्टील का बड़ा एक हब है जो कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी देता है, और ऊपर जितना भी स्टील से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देता है। साथियों, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर डिपार्टमेंट को बार बार इंस्पायर करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाओ। तो उसमें अब तक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, चाहे एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोपवेज, इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 4,74,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। और ये मिडिल क्लासेस के लिए बहुत बड़ा बून रहता है, सबको बेनिफिट मिलता है इसका, लोअर कॉस्ट से और बेटर मोबिलिटी से। इसी तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि हमारे यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, मिडिल क्लास के लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए टोटल। चाहे एविएशन सेक्टर हो, पोर्ट सेक्टर हो, हाईवे हो, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग, हाइड्रो, रोपवेज, हर एक सारे प्रोजेक्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और किसानों के लिए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कमिटमेंट दिखाया है, एक के बाद एक कैबिनेट में आप देख रहे हैं कि फैसले होते हैं, जो कि ये सारी लिस्ट लंबी लिस्ट है, ये 15 से 28 आइटम्स, ये 29 से 37 आइटम्स, और टोटल 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अब तक सैंक्शन हुए, प्रोग्राम्स अब तक सैंक्शन हुए। मैं क्विकली अगर पढ़ूंगा, खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी देना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाना हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सपैंड करना, पीएम जीवन योजना जिससे कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को प्रमोशन हो, बायो E3 जिसमें कि बायोटेक का उपयोग करें, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्रॉप साइंसेस पे ध्यान देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम, कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम, एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 45,000 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स 10,000 करोड़ रुपए, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई 17,000 करोड़ रुपीस, रबी मार्केटिंग सीजन के लिए प्राइस पॉलिसी 87,000 करोड़ रुपीस, एफसीआई को स्ट्रेंथन करना 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट उसमें, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2,481 करोड़ रुपीस, कोपरा को प्राइस पॉलिसी 855 करोड़ रुपीस, फसल बीमा योजना के लिए एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीस का, डीएपी फर्टिलाइजर को प्राइस को कम रखने के लिए स्पेशल पैकेज 3,850, फिर रॉ जूट के लिए एमएसपी, शुगर केन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन का प्राइस, फिर लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम, गोकुल मिशन, डेयरी डेवलपमेंट का काम, कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक का काम बिहार में, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर पीएनके फर्टिलाइजर, कमांड एरिया और इंटीग्रेटेड इसमें टेक्नोलॉजी और एआई का यूज़ करके पानी को कैसे बचाया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वो वाला प्रोग्राम, शुगर केन के लिए एफआरपी का प्रोग्राम, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट, किसानों के इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम करना, प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ क्रॉप्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोग्राम, पोटैटो सेंटर
आगरा में बढ़ाना, नया बनाना, नया स्थापित करना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़, और आज प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का एक्सपेंशन 6,520 करोड़। किसानों के लिए इतना सोचना और इतना अलग अलग तरीके से सोचना, उनके जीवन के हर डायमेंशन के बारे में सोचना, हर तरीके से उनको स्ट्रेंथन करना, बहुत दूरगामी सोच है प्रधानमंत्री जी की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि किसानों के लिए इतना आपने दूरदृष्टि रखी और इतना हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दिया। थैंक यू सर। नाउ वी टेक द क्वेश्चंस, और जैसी परंपरा है फर्स्ट रो से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो में कोई पूछना चाहता है सवाल? नहीं। देन सेकेंड रो, यहाँ से चलिए, आपसे शुरू करते हैं। लक्ष्मण, आवाज़। सर मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज़ से। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% की ड्यूटी लगाई है, जो बयान दिया है, उस पर कैबिनेट में कोई चर्चा हुई क्या, और सरकार इस पर क्या कोई एक्शन लेने पर विचार कर रही है? कैबिनेट में जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने रख लिया है। Sir, I am Prakashan, the Chief Correspondent of Madhubhumi, Kerala. You have mentioned about the Cochin shipyard, the production of indigenous cranes or something. Will you elaborate on that? डिटेल्स है कि कोची शिपयार्ड में फर्टिलाइजर से कोऑपरेटिव से जो आए अधिकारी नहीं होगा? हाँ, कोची शिपयार्ड में जो बड़े ट्रॉलर्स बन रहे हैं, क्वेश्चन आप डिटेल लेके आप दे देना, आप अपना नंबर दे देना, आपको उसकी डिटेल्स दे। ओके, 188। Sir, good evening, sir. Shishir here. Sir, I have two questions. What is the total disbursement as on date of NCDC? And the second thing is, what kind of interest rate they are charging, sir? आपके पास ऐसा एक यूनिफॉर्म आंसर थोड़ा होगा उसका, टोटल डिस्बर्समेंट, और इसका यूनिफॉर्म आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोग्राम. इट इज नॉट एन एनुअल काइंड ऑफ प्रोग्राम. हर साल रिपेमेंट भी होता है, आगे भी जाता है. So एक तो कोई एनुअल फिगर या कोई फिगर डिस्बर्समेंट का, तो एक सेकंड में देखता हूँ, उसमें एक रखा था नंबर मैंने, 95,000 crore rupees. That is what I was. And what is the rate of interest on that, sir? सर मैं एक्चुअली दो तरह के इंटरेस्ट रेट हैं, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट. तो ये अलग अलग वेरी करता है, जिस समय जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से ही. तो 7 to 8% अलग अलग रेट्स होते हैं. और जो टोटल फिगर माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर अब तक NCDC ने 4,35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है. 4,05,000 करोड़ का टोटल हो गया ना ओवर? यस सर, सिंस इंसेप्शन से, शुरू से अब तक. यू गॉट द आंसर? 237। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। अभी जो कैबिनेट सैंक्शंस हैं उसमें अलुवाबाड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड को मैं देख रहा था. स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से ये लाइन काफ़ी हम ज़रूरी देखते हैं, क्योंकि यहीं से चिकन नेक होकर गुजरता है. तो फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक कितना इम्पोर्टेंट है ये, और किस तरह से इस स्ट्रेटेजिक लाइन के ज़रिए हमारी जो सेनाएं हैं उनको सपोर्ट मिलेगी, खासतौर पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी विद द एंटायर कंट्री देखें तो? बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा आप देख ही रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ही अपने आप में इतनी स्ट्रैटेजिक है. अलुवाबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी, इस प्रोजेक्ट में अभी ऑलरेडी जो डबल लाइन है, 4 लाइन होने से कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी. कैपेसिटी बढ़ने से मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ ट्रूप, सभी चीज़ों में इसका बेनिफिट मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. 145, सेकेंड रो. Good afternoon, Minister. This is Rishabh from Times Now. I'm just taking question further from Madhurendra. The chicken neck that we are talking about, there are important stations on that. But the major focus has always remained either on Kishanganj station or the Siliguri New Jalpaiguri station. While the border areas lie at Islampur or Gaisil or Panjipada. So are there also any proposals or planning? Very good point. Excellent point, and thank you for asking it. इस पूरे के पूरे एरिया में each and every station is getting practically improved, and as part of the Amrit Bharat station program, we are developing the stations, strengthening them, and also creating extra capacity in them
by developing additional loop lines, by developing rake points, by developing areas where you can park the trains, what we call stabling. So stabling line, rake line, ये सब के सब इसमें पूरी हो रही है. Also, sir, just one more. When we are talking about the Manmad line development, so maximum trains that move from Delhi to Bangalore or majorly in Karnataka move through Manmad, and it is virtually impossible to have a Tatkal ticket or a short planning ticket in that area, given that till Manmad it's always fixed, given that it is close to Shirdi and it offers the closest station. So are we planning to also have more passenger trains on this route, given that the passenger capacity is quite high on this route? No, you're right. Almost every month you would have noticed that we are introducing new trains, and that is because we have been able to add a lot of new tracks. In the last 11 years, we have added about 34,000 kilometers of new tracks, which includes gauge conversion, doubling, tripling, quadrupling, new lines. So that is a huge jump if you compare it in the past. Now we are adding practically sometimes 5,000 kilometers, sometimes 4,000 kilometers. That is the pace at which we are adding new tracks, which is almost like 12 kilometers a day. So that kind of pace of track construction is helping us to increase the number of trains, and we are able to add more trains. Practically every month, you must have noticed in the news, we are adding new trains. So third row, starting from 272. सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं हिंदुस्तान समाचार से हूँ. सर मेरा सवाल ये है कि जो रेलवे के नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कैपेसिटी 3rd लाइन 4th लाइन या डबलिंग की जा रही है, क्या उनमें गति के लिहाज से उसको स्पीड बढ़ाई जाए, इसको लेकर के हम किस स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं? और जैसे कई अध्ययन होते हैं कि इतना कार्बन एमिशन बचेगा, इतना माल ढुलाई बढ़ाएंगी, तो गति कितनी बढ़ेगी, इससे समय की कितनी बचत होगी, ऐसा भी कोई अध्ययन होता है सर क्या? बिल्कुल, और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. इन 10 वर्षों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम हाथ में लिया, वो है ट्रैक की कैपेसिटी को, स्पीड पोटेंशियल को इंक्रीज करने का. एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बताता हूँ. करीब 1,04,000 किलोमीटर अभी रेलवे ट्रैक्स अपने हो गए देश में. 10 साल पहले ये नंबर था करीब 72,000 किलोमीटर के आसपास का था, और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड के, अभी पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है, दैट नंबर इज नाउ बिकम 78% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर रेलवे नेटवर्क में हैज़ बिकम 110 kmph का रेलवे नेटवर्क, और प्रैक्टिकली हर महीने ये इंक्रीज हो रहा है. तो ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहे हैं. और साथ ही साथ अगर आप देखो, already we have now crossed 720 crore people carrying. Last year we crossed 720 crore passengers. That's a huge number. Or we have become second largest cargo carrier in the entire world by carrying 1.6 billion tons of cargo last year. Second largest cargo carrier in the world. So overall बहुत cargo में करीब मेरे ख्याल से 2014 में this number was about 1 बिलियन के आसपास था. 1 बिलियन से 1.6 बिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है. 60% जंप बहुत बड़ी बात होती है. और पैसेंजर्स 720 करोड़ मेंटेन करना इज अनदर वेरी बिग फैक्टर. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए रेलवे का ओवरऑल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड रो मिडिल. ओके, फोर्थ रो प्रकाश 214. Yes, sir. As you mentioned that the NCD will raise around 20,000 crore. Could you please share details on how this money will be raised and over what period? गवर्नमेंट से जो 2000 करोड़ रुपीस हमें मिलने हैं, 500 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष, इससे हम मार्केट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं या बॉन्ड्स हैं वहाँ से फंड मोबिलाइज करते हैं. 4 years, yes. सर yes, left. नमस्कार सर, पंकज हूँ जनसत्ता से.
सर ये फूड टेस्टिंग लैब का जो प्रोग्राम है हमारा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अभी तक इसमें कितना हम लोग कर पाए हैं और आगे जो अब अप्रूवल आया उसमें कितना ऐड ऑन हो जाएगा? 100 लैब्स ऐड करेंगे इस प्रोग्राम से। और ऑलरेडी कितनी लैब्स होंगी? सर इसमें हमने 205 ऑलरेडी प्रोजेक्ट सपोर्ट किए थे, जिसमें से 165 जो है ऑलरेडी फंक्शनल हैं, लैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इस बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से 100 लैब्स हम और सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगता है ऑफिसर्स एकदम स्पेसिफिक आंसर दे रहे हैं। फिफ्थ रो, एनीबॉडी? यस, यू वांट टू आस्क? हाँ, ये सर मैं अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये जो इटारसी नागपुर और औरंगाबाद परभणी, ये दोनों प्रोजेक्ट है, कब तक पूरे होंगे? इसका रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 3 से लेके 5 साल के बीच में रहते हैं, और लकीली ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको कहा, अब तो काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज करीब 3800 किलोमीटर हर साल के कर ही रहे हैं, 10 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा काम अभी हो ही रहा है। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? इनमें जो ब्रिजेस और टनल्स हैं इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसा आपको देखा इस वाले प्रोजेक्ट में 36 मेजर ब्रिजेस हैं। जो इटारसी नागपुर है इसमें 36 मेजर ब्रिजेस हैं। वैसा ही संभाजी नगर से ये पहले था, कितने ब्रिजेस हैं उसमें संभाजी नगर वाले में? 28 मेजर ब्रिजेस है, ये आता है इसमें। हाँ, ये वाला, इसमें 28 मेजर ब्रिजेस हैं, तो ब्रिजेस में काफ़ी टाइम लगता है। इधर फिफ्थ फ्लोर से फिफ्थ रो में कोई नहीं? ओके, सिक्स। महावीर सिंह बोल रहा हूँ जी, फ्रीलांसर हूँ। सरकार ने किसानों की मजबूती के लिए आज आपने बताया कई फैसले लिए हैं। अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आपने बताया कि काफ़ी ग्रोथ हुई है पिछले 11 साल में। अब जो अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि 25% ड्यूटी लगाएंगे, क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ग्रोथ पर आने वाले समय में कोई असर पड़ेगा? आज जितने भी कैबिनेट में फैसले लिए उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। मतलब एनीबॉडी एल्स? और कोई सवाल किसी का? ठीक है, आई थिंक वी हैव डन विद इट। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज बड़ा पाव है, और साथ ही साथ संदेश भी है और रसगुल्ला भी है बंगाल के हिसाब से। 2 राज्यों का संगम है आज। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने 6 बड़े फैसले लिए, जिनमें से 4 फैसले रेलवे से जुड़े हुए थे, और 2 फैसले एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो लोन देती है उसका कैपिटल बढ़ाए जाने से थी, जो कि अगले 4 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले, उसका जो बजट है वो भी 6250 करोड़ रुपया बढ़ाया गया। इसके अलावा 4 और रेलवे जो ट्रैक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रेलवे ट्रैक्स हैं, जैसे इटारसी से नागपुर है, न्यू जलपाईगुड़ी से अल वबारी है, और मराठवाड़ा में रेल डेवलपमेंट को और कनेक्टिविटी को तेज़ी लाने के लिए इन सब को बेहतर किया जा रहा है। डंगास्पोसी से जरौली में 3rd और 4th लाइन को बढ़ाया जाएगा। तो जो रेलवे के जो से जुड़े हुए कनेक्टिविटी के ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर लेकर के फैसले लिए गए हैं, उनमें तेज़ी लाने की बात कही गई है। तो ये तो हुई केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की बात। और अब बात करेंगे इस वक्त में जो हमारी सबसे बड़ी खबर है, झूठी साबित हुई है भगवा की आतंक थ्योरी। आज जो मालेगांव ब्लास्ट था उसको लेकर के अदालत ने अपना फैसला दिया है, और उसमें जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी थे उनमें सबको बरी कर दिया है। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आपको याद होगा
कि मालेगांव ब्लास्ट को भगवा आतंक कहा गया था, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी और अदालत के आज के फैसले के बाद वो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ रहे थे, भगवा आतंक का नैरेटिव इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया को देने की कोशिश कर रहे थे। तो इस खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके में 2006 से 2009 के बीच बम धमाकों की श्रृंखला की एक बड़ी कड़ी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मालेगांव बम धमाके में उस समय सबसे ज्यादा उसने सुर्खियां बटोरी। वजह उस धमाके में जांच पर कम, सियासत पर ज्यादा जोर था। वजह मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार इस धमाके से भगवा थ्योरी गढ़ी गई थी, जो आज अदालत के सामने खरी नहीं उतर पाई। 2008 के मालेगांव में बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत इस केस के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने बताया कि जांच एजेंसियां अपने दावों को साबित नहीं कर पाई हैं और इस दावे को भी साबित नहीं कर पाई कि जिस बाइक पर बम लगा था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भी थी या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर केंद्र और राज्य की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और दोनों सरकारें दरअसल अपनी भगवा थ्योरी को साबित क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि यह बार बार कहा गया कि यह भगवा थ्योरी है, भगवा आतंकवाद है। और मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले का पहला सुराग एक LML फ्रीडम बाइक से मिला था। इस पर गलत नंबर लगाया गया था, साथ ही इंजन और चेसिस का जो नंबर था उससे भी छेड़छाड़ हुई थी। यह बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि यह बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी। मामले में कर्नल पुरोहित पर भी आरोप लगा कि वे कश्मीर से RDX छिपा कर लाए हैं और अपने घर में भी उसको उन्होंने छिपा कर रखा था। यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने बम बनाया था, लेकिन जांच एजेंसियों के ये दावे भी अदालत में साबित नहीं हो सके। सवाल यह है कि क्या शक के बिना पर ही इतनी बड़ी थ्योरी गढ़ दी गई, जिसमें महाराष्ट्र ATS से लेकर NIA तक कोई पुख्ता सबूत ढूंढ नहीं पाई इतने वर्षों में। स्पेशल कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि बम को मोटर बाइक में प्लांट किया गया था, बम कहीं और भी रखा हो गया हो सकता है। RDX को ट्रांसपोर्ट करने का सबूत नहीं मिला। कश्मीर से RDX लाया गया, इसका कोई सबूत नहीं मिला। किसने और कैसे मोटर बाइक पार्क की, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। अभियोजन पक्ष से अभिनव भारत संगठन को एक सामान्य संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत के धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया। तो मालेगांव ब्लास्ट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दे में उलझे नहीं, इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था, फॉरेन पॉलिसी सब खत्म कर दिया है, इस मुद्दे की बात मत करिए, यह तो मुद्दा भटकाने के लिए किया गया है। अखिलेश यादव इसे बड़ी खबर को दबाने की साजिश कहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी बड़ी खबरों को दबाने के लिए यह एक साजिश के तौर पर लाई गई है, यानी अदालत मनमाने तरीके से खबरों को दबाने के लिए फैसला लेती है, डेट देख करके देती है। ये 2 देश के बड़े नेता कह रहे हैं। तो क्या आज मालेगांव के भगवा आतंक की थ्योरी पर कहने के लिए कुछ नहीं है? मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपियों को बरी किए जाने के सवाल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा। 17 साल बाद NIA कोर्ट से आज सभी आरोपी बरी हुए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, यह सत्य की जीत है, यह भारत की सत्य, अहिंसा और मानवता के आदर्शों की जीत है। अगर भारत की परंपरा और चिंतन पर इस तरह की भद्दी सियासत होगी तो आज के फैसले पर आम लोगों की प्रतिक्रिया होगी सत्यमेव जयते। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत करती है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? DGP के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। तो राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझिए, और क्या आज वो स्टेटमेंट अब वो बदल सकते हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चिदंबरम को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और चिदंबरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश के हिंदुओं की माफी मांगे, ये मांग करता हूं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि अगर हिंदू आतंकवाद होता तो देश स्थिर नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो ये देश स्थिर नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ना पहले कभी था, ना अब है और ना आगे रहेगा। भगवा हमारी श्रद्धा का केंद्र है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि सरकार मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहती है। जब उनसे यह सवाल पूछा रिपोर्टर्स ने कि इस तरह का फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। दरअसल आप इस पर कुछ बात मत करिए, उन्होंने इसकी बात ही नहीं की। Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. इस देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की भावनाओं को धता बताते हुए भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी गई, भगवा आतंक कहा गया। और आज जब यह मामला सामने आया है तो कहते हैं कि इसको आप इशू को डाइल्यूट मत कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। ये क्या कहना चाहते हैं, शायद ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने कहा जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वही आरोपी जिनको अदालत ने आरोपी मानने से इनकार किया और अब उनको बरी कर दिया है, वो आरोपी अब नहीं रह गए। बहरहाल ये अखिलेश यादव ने कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि कुछ लोग धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। और 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों के बरी होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया साझा की। फैसले का स्वागत करते हुए फडणवीस ने लिखा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। योगेश, सबसे पहले तो आप हमको अदालत से जुड़ी हुई खबर दें, क्या कुछ वहां पर है, क्योंकि ये फैसला आने के बाद अब तमाम कागजी कार्रवाई हुई होगी और आगे क्या हो सकता है। जो अभियोजन पक्ष है उसका क्या कहना है, जो बचाव पक्ष के लोग हैं, या ये कहा जाए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का तो स्टेटमेंट हमने सुना ही, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो 7 लोग बरी हुए हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या कहना है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। मैं क्रमवार आपके सवाल पे आता हूं। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, तो ये देखिए एनआईए कोर्ट का जो है पिछला दरवाजा है, बेसिकली इसके उधर जो है वो दरवाजा 9 है, जहां से वकील या जो जज होते हैं या फिर जो जुडिशियल अफसर होते हैं वो यहाँ आते हैं। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ काफी गहमा गहमी थी और यहीं से जो एक्यूज है, जो अब जो एक्विट कर दिए गए इस मामले में, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है अलग अलग गाड़ियों में निकले थे। आर्मी की भी गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दी थी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब कर्नल पुरोहित इस मामले में थे, उनको जब राहत दी गई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको जब
जमानत दी गई थी। तो फिलहाल जो है उस वक्त भी आर्मी आई थी और आर्मी उनको यहाँ पर ससम्मान जो है वो वहाँ से गए थे। तो फिलहाल जो है ये कोर्ट के अंदर का और कोर्ट के बाहर का दृश्य जो हम आपको कैमरा से दिखा सकते हैं वो ये है। दूसरी बात, अगर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की अगर बात करें, पूरे आर्गुमेंट की बात करें, तो देखिए ये तो खैर हम सब जान रहे हैं कि अलग अलग जो है 5 एजेंसियां थी। पहले नासिक पुलिस ने एफआईआर लिया, नासिक ग्रामीण का मामला था पहले, उसके बाद फिर मामला जो है महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र पुलिस उसको ब्रॉडली देख रही थी, फिर एटीएस में गया, फिर एनआईए में मामला गया। अगर आप मेन चीज देखेंगे इस पूरे आर्गुमेंट का, तो 2018 काफी इंपॉर्टेंट रहा था। 2018 में जो है एनआईए ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए ने फाइल की थी, तभी एनआईए ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है उनको इस केस में जो है वो आरोप इनके खिलाफ नहीं है, ये एनआईए की तरफ से कहा गया था। लेकिन ये कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और कोर्ट ने जो है जजमेंट को, बेसिकली कोर्ट का जजमेंट है उसमें उनको जो है अपहोल्ड किया गया, यानी कि वो उनके खिलाफ भी मामला रखा गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था, जब मामला एटीएस से एनआईए में आया था 2011 में, तब भी ये हुआ था कि एटीएस की जो पूरी थ्योरी थी, अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो एटीएस की जो थ्योरी शुरू में थी, क्योंकि 2008 का मामला हुआ, 2009 में चार्जशीट भी फाइल हो गई, इतनी जल्दी जो जांच हुई थी एटीएस के द्वारा, उसमें कई सारे लूपहोल्स थे, कई सारी चीजें एनआईए ने पॉइंट आउट किया जो चीजें सर्वाइव कोर्ट में नहीं कर पा रही थी, और यही वजह था कि मकोका हटाया गया। हालांकि यूएपीए आईपीसी की जो धाराएं थी वो उसमें लगी रही, लेकिन मकोका को हटाया गया। इसके बाद लंबा ट्रायल जो है वो लंबा चला, 2015 से लगातार वो जो ट्रायल है वो ट्रायल लगातार चल रहा था और अप्रैल 2015 में जाके जो है वो कंक्लूड हुआ था। उसके बाद जो है जजमेंट रिजर्व रखा गया था। कोर्ट ने क्या कहा, देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि जो मोटरसाइकिल एलएमएल फ्रीडम जिसकी बात हो रही है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बिलोंग करता है कि नहीं करता, इस पे क्लैरिटी प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश इस बात को नहीं कर पाया। अगर आप दलील की बात करेंगे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो वकील थे जिन्होंने कोर्ट में दलील दी थी, जब दलील हो रही थी हम लोग कोर्ट के अंदर थे, तब भी ये कहा गया था कि वो गाड़ी बहुत पहले बेच चुकी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और वो उनकी नहीं थी, बल्कि वो गाड़ी वो बहुत पहले हमले से बहुत पहले जो घटना हुई थी, जो बेसिकली जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे पहले वो गाड़ी बेची जा चुकी थी। दूसरी चीज, गाड़ी का जो चेसिस नंबर था वो भी क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस अगर आप बात करें तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव और काफी व्यापक एविडेंस इस केस में रखे गए। 323 विटनेस डिपोज किए गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा हॉस्टाइल हुए। 6 विटनेस जो है वो डिफेंस की तरफ से जो है वो विटनेस किए गए। आमतौर पर प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं, लेकिन इस केस में डिफेंस विटनेस भी थे। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पे अगर देखें तो जो उनके ऊपर जो आरोप लगा था आरडीएक्स का, वो कोर्ट में जो है साबित नहीं हो पाया कि वो आरडीएक्स जो था वो कहां आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, ये साबित हुआ जांच में, लेकिन आरडीएक्स को उन्होंने हार्बर किया था, उन्होंने रखा था, ये कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सुधाकर द्विवेदी या सुधाकर चतुर्वेदी या फिर जो बाकी रमेश हैं, जो बाकी जो भी एक्यूज्ड है, उनके खिलाफ जो जितने भी आरोप लगाए गए थे वो बेसिकली कोर्ट में एस्टेब्लिश नहीं हो सके, और बेनिफिट ऑफ डाउट कोर्ट ने बोला है कि उसके तहत सभी जो आरोपी थे सातों उनको ठीक है योगेश, ठीक है। निश्चित तौर पर अदालत में जो भी सबूत लेकर आए गए उसको अदालत ने टेस्ट किया एक तरह जिसको कहना चाहिए, और वो टेस्ट में फेल हो गए। यही इसको अगर सीधे तौर पर रखें विनोद जी, शायद मैं आप भी शायद इसको इसी तरह से रखना चाहेंगे, और ये भी रखना चाहेंगे कि दरअसल इस मामले में केवल न्याय करने की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें राजनीति बहुत थी, और राजनीति इस बात की भी थी कि आतंकवाद का धर्म बताना था। क्या कहेंगे आप? लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर ये कोर्ट का आज का जो एनआईए स्पेशल कोर्ट का जो आज का निर्णय है वो एक ऐतिहासिक दिन है। मैं ऐतिहासिक दिन इसलिए भी कह रहा हूँ कि भारत के स्वभाव, भारत के चरित्र पे ये जो बदनुमा दाग लगाने की कोशिश हुई थी, आज कम से कम इस थ्योरी को अदालत ने तार तार कर दिया। ये एक दाग था कि आप भारत के हजारों साल की परंपरा, महाभारत में कृष्ण जब रथ पे सवार थे तब भी उनका उसमें झंडा भगवा था, शिवाजी के हिंद स्वराज का भी झंडा भगवा था, और आपने उसका भगवा आतंक से नाम जोड़ दिया था। ये भारत के स्वभाव और भारत के चरित्र पे आपने एक बदनुमा दाग लगाया था, और सिर्फ इसलिए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आपने एक जांच में तलब किया और आपने उसके गिरफ्तार कर ली। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद की प्रक्रिया में कांग्रेस की सरकार यूपीए की यहाँ दिल्ली में थी, और वहाँ कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र में थी, और ये सरकारों ने जो सिलसिलेवार जो धमाके पूरे देश में हो रहे थे, 2006 के बाद 2009 तक में आप देखिए धमाकों का एक सिलसिला था, हजारों लोग मारे गए थे। आप पूरे थ्योरी पे जांच करने के बजाय मालेगांव को इसमें एक थ्योरी बनाया और भगवा आतंक पे आपने एक जस्टिफिकेशन देने की बात की थी। ये शर्म की बात थी
इसके बाद अगर आप देखिए कि आज का जो स्टेटमेंट है, अभी आप ओवैसी साहब इस पे रिएक्शन दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आप ये बताओ कि ये जजमेंट में महाराष्ट्र सरकार का क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। ये बता रहे हैं कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जो टीम थी क्यों अभी अनदेखी की। 4 दिन पहले मुंबई के सीरियल ब्लास्ट जो ट्रेन में हुई थी उसमें 180 लोग मारे गए थे और ओवैसी साहब मांग कर रहे थे उसका हर्जाना, कि इसमें जो 15-16 साल से लोग अभी इसमें जो आरोपी थे उनका हर्जाना कौन देगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आज ये 17 साल का ये कर्नल पुरोहित का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, ये 7 लोगों का हर्जाना कौन देगा जी? क्या एक देश के लिए, एक सियासत के लिए इतनी बड़ी साजिश। लेकिन अभी कल पार्लियामेंट में जो बात अमित शाह कह रहे थे, अभी आपके पास में वो बाइट है, आप एक बार उसको चलवाएं और देखें। जी बिल्कुल। दरअसल हम उस बाइट को ही चलाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि अमित शाह ने भी इस पर कल बहुत तीखा प्रहार दरअसल किया है और आज वही बात सामने निकल कर आई। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, फिर भी हार गए और अब हर रोज कह रहे हैं आप हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब, मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। तो अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि ये जो जिस तरह से धर्म बताने की कोशिश की जा रही है, और आज आपने ये जो तमाम सारी बाइट्स देखी लोगों की, ये दरअसल जिसको कहना चाहिए कि जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। क्योंकि बार बार जब भगवा को आतंकवाद कहा जाता था तो कहीं ना कहीं टीस उठती थी कि ये राजनीति के लिए, राजनीति सियासी रोटियां सेकने के लिए एक पूरे वर्ग को आतंकी बताया जा रहा है और यह शायद किसी के गले नहीं उतर रहा था। अदालत ने आज उसको सही साबित किया है। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।